हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने कवर किया था प्ले हैमलेट। हैमलेट को समझा था, समरी को समझा था, सभी कैरेक्टर्स को समझा था। और आज हम समझने वाले हैं कि इस प्ले में से किस तरीके के इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कोड्स, इम्पोर्टेंट आरटीसीज कवर करेंगे फ्रॉम हैमलेट इटसेल्फ। तो हम बढ़ेंगे अपनी थीम की तरफ। उससे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कांटेक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। MEG 02 कवर करने के लिए मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट आरटीसीज प्रोवाइड की हैं। ये 2 वीडियोस हैं स्पेसिफिकली। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये 2 वीडियोस आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी एनहांसमेंट होगी आपकी नॉलेज में। सबसे मेजर जो एक थीम निकल कर आता है दैट इज रिवेंज एंड जस्टिस। और मैंने अलग से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करवाए हैं वीडियो फॉर्म में ही, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने रिवेंज के बारे में और रिवेंज प्लेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है। तो पूरी ये प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत प्रिपेयर्ड हैं। साथ ही साथ अगर पीडीएफ से भी प्रिपरेशन करें तो दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। तो ये प्ले पूरे तरीके से बदला लेने की टेंडेंसीज को हमें दिखाता है। प्रिंस हैमलेट को बदला लेना है अपने फादर के मर्डर का, और वो एक डिलेमा में फंस जाते हैं कि क्या ये मॉरल है, क्या ये एथिकल है किसी को मार देना, चाहे वो बदला लेने के लिए, चाहे उस पर्सन ने भी किसी को मारा है। लेकिन हाउ राइट इट इज टू किल सम ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन बीइंग दैट इज क्रिएटेड बाय गॉड। इंसान को तो भगवान ने बनाया है, तो किसी इंसान की जान लेने का हक किसी इंसान को कैसे हो सकता है? इसी टू बी और नॉट टू बी में हमारे हैमलेट जी उलझे रहते हैं। तो क्या डिलेमा होता है उनका? एक तो हम कह सकते हैं फिलोसॉफिकल डिलेमा, एंड नेक्स्ट थिंग दैट ही फॉलोज इज प्रोक्रास्टिनेशन। तो हैमलेट में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो भी बहुत सेंट्रल थीम है हमारी। मोरालिटी, इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेंज, इन सब फिलोसफीज के साथ वो स्ट्रगल करते रहते हैं, जो कि उनके बहुत ही पॉपुलर सोलिलोक्वी में हमें नजर आता है, टू बी और नॉट टू बी। ये स्पीच मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पीच के बारे में अलग से भी बताऊंगी आपको डिटेल में, तब भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप वही मैं आपको कह रही हूँ कि आप पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो आप एनहांस हो जाएंगे अच्छे से। सिर्फ एक क्वेश्चन या एक पर्टिकुलर पार्ट को करने से वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगी पूरी प्लेलिस्ट को कवर करने से। तो हैमलेट की अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट होती है, क्या सही है क्या गलत है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ही वो सोचते रहते हैं। दैट इज व्हाट वी विल कॉल टू बी फिलोसॉफिकल डिलेमा। एंड नेक्स्ट थिंग, उनका हेजिटेशन, उनका हर चीज को टालते रहना, आज नहीं कल मार देंगे। ही इज plagued by doubt and moral qualms, and that leads the delay in taking a decision. डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, मारना है या नहीं मारना है, तो ही इज ऑलवेज फुल ऑफ मॉरल एम्बिगिटी एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपको कई बार आता है एग्जाम्स में कि हैमलेट क्या एक ट्रेजिक हीरो है? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजिक हीरो आखिर होता क्या है। ट्रेजिक हीरो की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, हर्मेशिया, पेरिपटाया एंड एनाग्नोरिसिस। तो ये 3 क्वालिटीज मैंने अपने एक सेपरेट वीडियो में भी बताई हैं। अगर आप लोगों को ये क्वालिटीज और डिटेल में जाननी है, एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सब कुछ आपको बताया बहुत डिटेल में, बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ। तो इनको भी जानिए अच्छे से। अभी शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन जितना अच्छा जानेंगे उतना आपका होराइजन एक्सपांड होगा किसी भी चीज को समझने के लिए। तो नोबल बर्थ हैमलेट का था। नोबल बर्थ, रॉयल लीनेज के थे वो, सन ऑफ किंग हैमलेट थे। तो यस, ये कैरेक्टरिस्टिक तो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट इज हर्मेशिया, यानी कि ट्रैजिक फ्लॉ, हमारे कैरेक्टर में ही कुछ ऐसी सो कॉल्ड नेगेटिव क्वालिटी होना जो कि फर्दर जाकर उनके ही डाउनफॉल का रीजन बनती है। तो हैमलेट अगर शुरुआत में ही डिसीजन ले लेते कि मुझे क्लॉडियस को मारना ही मारना है,
तो शायद क्लॉडियस को मार चुके होते और ना तो ऑफेलिया की डेथ होती, ना पोलोनियस की डेथ होती, ना लेटस की डेथ होती, ना ही शायद रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को मारा जाता। तो किसी भी तरीके की कोई और कैटेस्ट्रॉफी नहीं होती प्ले में अगर वो अपना डिसीजन डिले नहीं करते। तो अपने डिलेड डिसीजन, अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हैमलेट का ही फॉल हुआ, एंड दैट वी विल कॉल टू बी हमर्शिया ऑफ हैमलेट हिमसेल्फ। ट्रैजिक हीरो के साथ हमेशा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता क्यों है? वो भी हमर्शिया की वजह से। अच्छी चल रही होती है उनकी किस्मत, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ वो ऐसा करते रहते हैं जिससे इट बिकम्स फ्रॉम रिचेस टू रैग्स। वैसे हम रैग्स टू रिचेस की बात करते हैं ना, रंक से राजा बनना, लेकिन वहां वो राजा से रंक बन जाते हैं। बिल्कुल रिवर्स पोजीशन हो जाती है। जो रॉयल स्टेटस उनका था शुरू में, वो धीरे 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 कम होता चला जाता है, और इन दी एंड it completely ends eventually with the death of Polonius, with the death of Queen, with the death of Ophelia. Next is anagnoresis, that is recognition. ये रिकॉग्नाइज करना कि मैंने कुछ गड़बड़ की है या कुछ गलत हुआ है। Hamlet achieves a moment of recognition towards the end of the play when he realizes कि मेरे ही फ्लॉज रहे हैं, मुझे तो क्लॉडियस को ही शुरू में ही मार देना चाहिए था। और वो ये भी रियलाइज करते हैं एंड में, एक और रियलाइजेशन उनका होता है कि क्या क्या मिला मुझे इतना रिवेंज लेकर। या तो मैं शुरू में ही रिवेंज ले लेता तो बीच में इतनी सारी डेथ्स जो हुई हैं वो नहीं होती, या फिर नहीं ही लेता, अपनी एक क्वेस्ट रखता ही नहीं, तब भी इतने कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स नहीं होते। तो ये जो रिकॉग्निशन हुई, रिकॉग्निशन की हैमलेट ने अपने फ्लॉज की, ये थोड़ा लेट आकर की, तब तक उनका डाउनफॉल हो चुका था। थीम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले में, आपको बहुत बार एग्जाम्स में आती है। आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे प्ले का, प्ले के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आप इस थीम की तरफ मूव करेंगे, तब आपका आंसर ब्यूटीफुल बनेगा। यही सब कुछ पीडीएफ में मैंने डिटेल में लिखकर बताया आपको कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स करने हैं। थीम ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही सेंट्रल थीम है। इसका मतलब है इनएक्शन या फिर एक्शन टाइम पर ना लेना, वो भी प्रोक्रास्टिनेशन है। तो हैमलेट का इनडिसीजन ही चलता रहता है पूरे प्ले में। डिस्पाइट बीइंग अर्ज्ड बाय द गोस्ट, ही इज नॉट एबल टू टेक द डिसीजन टू किल एंड अवेंज द डेथ ऑफ हिज फादर। फिलोसॉफिकल डिलेमा की मैंने अभी बात की ही, टू बी और नॉट टू बी की फॉर्म में फिलोसॉफिकल डिलेमा, यानी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उनके सामने लगातार आते रहते हैं। अगर प्ले के सिंबोलिज्म्स की बात की जाए तो गोस्ट अपने आप में एक सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म ऑफ सुपरनैचुरल। द गोस्ट ऑफ द किंग हैमलेट represents presence of death and supernatural aura, और एक तरीके से ये गोस्ट ही कैटलिस्ट बनता है हमारे प्ले में, क्योंकि गोस्ट ही प्रोवोक करता है हैमलेट को कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए ऑन द पाथ ऑफ रिवेंज। एंड नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ गिल्ट एंड करप्शन। गोस्ट सिंबलाइज करता है एक गिल्ट और करप्शन की, उन्होंने भी एक किंग को मारा था। कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस है कि अगर मैंने किसी को मारा है तो मुझे भी किसी ने मारा है। तो गोस्ट ही हमारा डेथ और सुपरनैचुरलिज्म का भी सिंबोलिज्म है और गिल्ट और करप्शन का भी सिंबोलिज्म है, राइट। इट सिग्निफाइज द मॉरल एंड पॉलिटिकल डिले ऑफ द किंगडम। स्कल, स्कल भी एक सिंबोलिज्म है। यॉरिक का स्कल देखते हैं हैमलेट, यॉरिक जो कि कोर्टियर थे इन द कोर्ट ऑफ किंग हैमलेट। इन एक्ट 5 सीन 1 हैमलेट एक स्कल देखते हैं, ही एनकाउंटर्स यॉरिक स्कल इन द ग्रेवयार्ड, और फिर कहते हैं कि डेथ तो इनएविटेबल है, मैं कौन होता हूँ किसी की जान लेने वाला। यहाँ पर भी उनको इन डिसीजन का फेस करना पड़ता है, प्रोक्रास्टिनेशन उनके सामने आ जाता है कि मरने के बाद तो सब एक जैसे हो जाते हैं, एवरीथिंग एवरीवन इज इक्वल आफ्टर डेथ। तो हु एम आई टू अवेंज द डेथ ऑफ समवन, द मर्डर ऑफ समवन, टू किल समवन, मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला। तो ये पूरा का पूरा स्कल प्रॉम्प्ट करता है हैमलेट को टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ लाइफ, डेथ एंड इक्वलाइजिंग फोर्स ऑफ मोर्टालिटी। मरने के बाद सब बराबर है, एम्फेसाइजिंग द प्लेस एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, कि हम क्यों जी रहे हैं और क्यों इतनी स्ट्रगल करें, क्यों किसी को मारना है, क्यों
एक किंग को दूसरे को मारकर राजा बनना है, क्यों फिर उसकी डेथ का बदला लेना है, जबकि मरने के बाद वी डू नॉट इवन नो कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे। देखिए ऐसे नजर आते हैं मरने के बाद सब कुछ इक्वल, डेथ अपने आप में कर देती है, तो हमें क्यों इतनी स्ट्रगल करनी है। प्ले विद इन प्ले का भी एक अलग ही रोल है इस प्ले में। प्ले के अंदर ही एक प्ले है और उस प्ले को रखा गया है ट्रूथ की रेवोल्यूशन के लिए। The play within play is used by Hamlet to catch the conscience of the king and reveal Claudius' guilt। पता नहीं लगा पा रहे थे ना Hamlet Claudius really guilty है या नहीं है। तो ये play within play symbolize करता है truth की search and the idea that art and performance कहीं ना कहीं किसी ना किसी hidden reality को सामने ला सकते हैं। अपने आप में ये प्ले विद इन प्ले एक सिंबल ऑफ डिसेप्शन भी है, धोखे का एक सिंबोलिज्म। प्ले रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। इस प्ले में भी वही सब कुछ हुआ जो क्लॉडियस ने एक्चुअली में किया था, अपने भाई को धोखा दिया था। इट मिरर्स द डिसीट, धोखा एंड मैनिपुलेशन प्रेजेंट इन द प्लेस ब्रॉडर नैरेटिव। तो पूरे प्ले में ही वही धोखा, वही डिसीट, वही मैनिपुलेशन इनहेरेंट है जो कि एक्चुअल में क्लॉडियस ने अपने ब्रदर के साथ किया। तो प्ले इज अ सिंबोलिज्म ऑफ डिसेप्शन एज वेल एज रेवलेशन ऑफ ट्रूथ। एक और सिंबोलिज्म है ओफेलिया के फ्लावर्स का। ओफेलिया गोज मैड आफ्टर दी वी कैन से मर्डर ऑफ अ फादर, और वो भी उन्हीं के लवर के हाथों। शी गोज इनटू मैडनेस, और उस मैडनेस में वो अपने आसपास के सभी लोगों को फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती हैं, और हर फ्लावर का एक सिंबलिक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल रोजमेरी रिप्रेजेंट्स रिमेम्बरेंस, पैंसी सिग्निफाई थॉट्स। ये दो एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर फ्लावर्स के सिंबोलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए या ओवरऑल सिंबोलिज्म से कोई क्वेश्चन आ जाए तो फ्लावर्स को जरूर इंक्लूड करिए। फ्लावर्स को ही हम इनोसेंट भी मानते हैं, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो फ्लावर्स कहीं ना कहीं ओफेलिया की फेमिनिनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सिंबोलिज्म ऑफ हर फ्रिजिलिटी, फ्लावर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट ओफेलियाज ओन फ्रिजिलिटी, उनका खुद का नाजुकपन। और जिस तरीके से फ्लावर्स का हमेशा ही एक ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस होता है, चाहे जितने ही ब्यूटीफुल हों, वही कॉन्सिक्वेंस ओफेलिया का भी हुआ। एक और सिंबोलिज्म है, फिफ्थ सिंबोलिज्म, दैट इज मोर्निंग बाय हैमलेट। हैमलेट शोक मना रहे थे अपने पापा के जाने का। एट प्रेजेंट तो सेलिब्रेशंस चल रहे थे ना गर्ट्रूड के और क्लॉडियस की मैरिज के, लेकिन उन्होंने उस करंट स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया। स्टेटस को एक लैटिन टर्म है जो कि दिखाती है करंट स्टेटस, और हमेशा अपने मॉर्निंग क्लोथ्स में ही रहे, या तो काले कपड़े पहनते थे या नीले कपड़े पहनते थे। उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की स्विफ्ट रीमैरिज ऑफ अ मदर गर्ट्रूड टू क्लॉडियस। वो इसको देखते थे एक बीट्रेयल की तरह कि मेरी मदर ने मेरे पापा को याद नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं रखा। उनका जो मॉर्निंग अटायर था ना, वो सिग्निफाई करता है कि वो अभी भी अपने पापा की डेथ से बहुत दुखी हैं और किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन कलरफुल कपड़े पहनकर नहीं करना चाहते। तो मॉर्निंग क्लोथिंग विजुअली सेट्स हैमलेट अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कोर्ट। बाकी सबसे अलग थलग रह जाते हैं वो, और उनका सेंस ऑफ आइसोलेशन भी रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, और किस तरीके से ही इज स्टिल नॉट आउट ऑफ दैट ग्रीफ, एलिनेशन, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग, ये सब कुछ यहाँ पर अराइज होता है बिकॉज ऑफ हिज ब्लैक एंड ब्लू क्लोथिंग। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप वर्किंग हैं और मेरी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर दी पीडीएफ पैकेज, जहां पर आपको सभी प्लेस की डिटेल्ड समरी, सभी प्लेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट आरटीसीज मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड कि आप ये सभी वीडियोस भी देखें। ये जो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रही हूँ, ये प्लेलिस्ट भी पूरी देखेंगे, तभी ये पीडीएफ्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन अपने टाइम कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं पूरे एमईजी सब्जेक्ट्स की। और डिटेल में अलॉन्ग विद पीडीएफ एंड लाइव लेक्चर्स अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट थ्रू अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। Thanks for watching. Best of luck for exams. Please do not forget to share and subscribe to channel and provide your valuable feedback in comments.